हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो परसों एग्जामिनेशन लिया गया था उसका क्वेश्चन पेपर। और आज की वीडियो में देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या है, और इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए लाएंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प मिले। दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखते रहें। दोस्तों साथ में यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो पे आज का टारगेट है 500 लाइक्स, तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों चलिए जी देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के बारे में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड। आपको बताना था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसको कब अनाउंस किया गया था। तो दोस्तों चार ऑप्शन है आपके पास, 1905, 1911, 1947 या फिर 1971। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। देखते हैं कि कौन कौन आप में से इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाता है। दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा कि ये हाल ही में जो मैट्रिक लेवल के पोस्ट का एग्जामिनेशन लिया गया था उसका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए 1905। दोस्तों याद रखें कि 20 जुलाई 1905 में बंगाल की जो पार्टीशन है इसका अनाउंसमेंट हुआ था और इसको अनाउंस किया था उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने। और इसके बाद इस पार्टीशन को जो है कैरी आउट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। दोस्तों जो बंगाल है या फिर उस टाइम इसको बंगाल प्रोविंस कहा जाता था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल में आज का जो आप वेस्ट बंगाल झारखंड वगैरह है ये उसमें आता था, और ईस्ट बंगाल में बांग्लादेश आसाम वगैरह उस टाइम रखा गया था। जो वेस्ट बंगाल है इसकी जो राजधानी है यानी कैपिटल है उस टाइम कोलकाता को बनाया गया था, और जो ईस्ट बंगाल है उस टाइम इसकी जो कैपिटल है वो ढाका को बनाया गया था। और ये जो पार्टीशन हुई थी उस टाइम अंग्रेजों के मुताबिक या फिर लॉर्ड कर्जन के मुताबिक उन्होंने रीजन दिया था कि ये जो प्रोविंस है बंगाल का प्रोविंस तकरीबन इसकी आबादी जो है वो 80 मिलियन थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि इसको संभालना, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन जब एक्चुअल इसकी पार्टीशन हुई थी तो पार्टीशन मजहब की बिना पर हुई थी, रिलीजन की बिना पर हुई थी। जो वेस्ट बंगाल है ये हिंदुओं को दिया गया जहां पर ज़्यादा हिंदू थे, और जो ईस्ट बंगाल है ये मुसलमान मेजॉरिटी वाला जो इलाका था उनके लिए ये पोर्शन जो है रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पर कुछ फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स हैं, आपको इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना था, यानी पहले कौन सा मोमेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था और लास्ट में कौन सा हुआ था। तो जो ऑप्शन हैं या फिर फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स हैं उनमें नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, क्विट इंडिया मोमेंट, स्वदेशी मोमेंट और सिविल डिसओबीडेंस मोमेंट। तो आपके पास जो चॉइसेस थे ABCD, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको रखना था। तो शाबाश दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है कि इनका जो सही ऑर्डर है वो क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और अपना अपना आंसर लिखें। दोस्तों जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में लॉन्च की गई थी, और इसको लॉन्च किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और उस टाइम उसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। दोस्तों इंडिया में कुछ इवेंट्स हुए थे खासकर, जिनमें एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ था जलियांवाला बाग। तो इसके खिलाफ ये जो मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया था, और इसके बाद इसको 1922 में फिर वापस भी लिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी याद रखें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस सेशन में लॉन्च किया गया था जो कि कोलकाता में हुआ था। इसके बाद तो दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये अगस्त 1942 में लॉन्च हुई थी, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी की सदारत में यानी गांधी जी की लीडरशिप में लॉन्च किया था, और इसमें जो स्लोगन्स दिए गए वो थे क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, और गांधी जी ने यहाँ पर डू एंड डाई का भी स्लोगन दिया था। दोस्तों इस मूवमेंट की रेजोल्यूशन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुंबई में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट। तो दोस्तों याद रखें स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको 1905 में लॉन्च किया गया था, और इसके जो लॉन्च के पीछे की रीज़न थी वो बंगाल पार्टीशन थी। दोस्तों इसके बारे में याद रखें कि कोलकाता टाउन हॉल में बाइकआउट की रेजोल्यूशन पास की गई थी इस मूवमेंट के लिए।
लास्ट में दोस्तों अब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये 1930 में लॉन्च की गई थी और इसको आप बखूबी जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है आप डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, जो कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने लॉन्च की थी। दोस्तों अगर अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो पहले यहाँ पर 1905 आएगा जो कि स्वदेशी मूवमेंट के लिए आएगा, और उसके बाद दोस्तों 1920 आएगा, और उसके बाद दोस्तों 1930 आएगा, और उसके बाद 1942 आएगा। तो इस तरह इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, यानी पार्ट बी जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पासड द रेजोल्यूशन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया था वो किस सेशन में पास किया गया था। चार ऑप्शन आपके पास, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन 1931, बॉम्बे सेशन 1942 या फिर कानपुर सेशन 1925। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता चुका हूं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, बॉम्बे सेशन 1942। दोस्तों लाहौर सेशन 1929 इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया था, और इसको प्रिसाइड कर रहे थे यानी इस सेशन को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने यहाँ पर तिरंगा भी लहराया था जो कि रिवर रावी के ऊपर यहाँ पर लहराया गया था। दोस्तों बात करेंगे कानपुर सेशन की, तो कानपुर सेशन जो है ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहा है। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार एक इंडियन विमेन को प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया, और ये विमेन थी सरोजिनी नायडू। दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद ज़रूर रखना होगा, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो है एनी बेसेंट। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सरोजिनी नायडू है वो इंडियन विमेन थी और एनी बेसेंट एक ब्रिटिश लेडी थी। दोस्तों अब आप मुझे बताइए जो कराची सेशन 1931 है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में खुद लिखकर हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझें। तो क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर दो पेयर्स आपको दिए गए हैं, सेक्टर और एक्टिविटी। तो आपको सही मैच लगाना था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो आपको बताना था कि सही मैच क्या लगेगा, प्राइमरी कौन सा सेक्टर है, सेकेंडरी कौन सा सेक्टर है और टर्शियरी कौन सा सेक्टर रहेगा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से सोचें और इसका नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली नेचर के साथ होता है। तो वो सारे काम जिनका नेचर के साथ डायरेक्टली ताल्लुक होता है वो सारे काम प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका माइनिंग हो गया, और इसी तरह आपकी जो फिशिंग है, अगर आप फिशिंग करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आप नेचर से करते हैं, इसीलिए जो फिशिंग है ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर है। दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर उन वाले एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर आप रॉ मटेरियल तो नेचर से हासिल करते हैं, फिर इस रॉ मटेरियल को आप किसी मशीन में डालते हैं और उसके बाद उससे कोई नई चीज़ें बनाते हैं। सारे काम या वो सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर हम नेचर से मटेरियल तो लाते हैं लेकिन उनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पहले उनको हम क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं और फिर मशीन में डालने के बाद उनसे हम कोई दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह के कामों को आप सेकेंडरी सेक्टर वाले काम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप सीमेंट बनाए तो पहले आप सीमेंट के लिए जो मटेरियल है वो आप नेचर से तो लाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो चीज़ें हैं आप एक फैक्ट्री में ले जाते हैं और फैक्ट्री में इनकी फिर प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद आप सीमेंट वगैरह तैयार करते हैं। तो ये वाला जो काम है या ये जो एक्टिविटी है ये सेकेंडरी में आएगा। तो इस तरह यहाँ पर अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें
तो कार मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसके बाद दोस्तों जो टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर आप कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं, आप किसी को पढ़ाते हैं, तो ये एक टर्शियरी सर्विस है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप किसी का चेकअप करते हैं, तो ये एक टर्शियरी सर्विस है। इसी तरह दूसरी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो टर्शियरी सर्विस है वो यहाँ पर बैंकिंग आएगा। जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा पार्ट बी 1C 2B और 3A। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद जो इसमें रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन दिए गए थे, खासकर जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। लास्ट में फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज़, अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें इसी तरह की डेली वीडियोस के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।